साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वह प्लेटफॉर्म जिसके यूट्यूब पर 4,10,000 सब्सक्राइबर है, फेसबुक जहां 4,75,000 फॉलोअर्स है, इंस्टाग्राम जहां करीब 2 लाख के आसपास फॉलोअर है, आप करीबन 11 से 12 लाख सब्सक्राइबर जिन्होंने हमें बेपनाह मोहब्बत और अपना आशीर्वाद दिया है। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही ये दीपावली आपके जीवन में नया प्रकाश लाए, आप संघर्षों के साथ जीना सीखे। विशेष रूप से आज का जो मेरा लोन डिफ़ॉल्ट का वीडियो है वह आज इसी बात को लेकर है कि इस दीपावली पर हम एक नया संकल्प लें। संकल्प ये ले कि किसी एक लोन को चुकाने के लिए हम दूसरा लोन और दूसरे लोन को चुकाने के लिए हम तीसरा लोन नहीं लेकर हम अपने आप में एक संकल्प लें। हम कर्ज के दलदल में न फंसे और हम इतने शिक्षित हो जाए, हम इतने अनुभवी हो जाए, हमें तथ्यों का और कानून का इतना ज्ञान हो जाए कि कोई रिकवरी बंदा यदि हमारे ऑफिस पर या हमारे घर पर यदि दस्तक भी दे तो हम उससे बात करें और उसको रवाना कर सकें। साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने पिछले कुछ समय से लोन डिफॉल्टर के हक और अधिकारों को लेकर अपनी बात रखी है। तो वहीं पर दीपावली संदेश के रूप में भी आज हम उन कुछ बातों को आपके सामने रखेंगे जिनकी बात हम अक्सर आपके सामने करते हैं। तो साथियों, जब भी कोई व्यक्ति लोन डिफॉल्टर होता है, लोन डिफॉल्टर इंसान कब होगा? जब उसके लिए लोन भरना मुश्किल हो जाएगा, जब कहीं से भी किसी भी तरीके से उसके पास पैसा आना बंद हो जाता है, जब उसके सारे सामर्थ्य समाप्त हो जाते हैं, तभी व्यक्ति लोन डिफॉल्टर बनता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कभी यह नहीं चाहेगा कि उसे रिकवरी के कॉल आए। जिस क्लाइंट को वैल्यूएबल क्लाइंट कहा जाता था कि आप हमारे वैल्यूएबल, हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट कस्टमर है, उन कस्टमरों को रिकवरी के फ़ोन आए, रिकवरी एजेंट उनके घर पे आए, उनके घर पे लीगल नोटिसेज आए। ऐसी जब बातें होती है ना, तो इन परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति अपनी आत्मा से कभी ये नहीं चाहता है कि उसका लोन डिफ़ॉल्ट हो। तो लोन डिफ़ॉल्ट होने की स्थिति में हम आपको ये सलाह देते हैं कि यदि आपके पास पैसा है तो पैसा चुकाइए, और नहीं है तो कर्ज के दलदल में फंसकर राशि चुकाना सार्थक नहीं होगा। तो हम अक्सर बात करते हैं आपके सामने कुछ वर्ड, आज उन्हीं वर्ड को रिपीट कर रहा हूँ। जब आप लोन डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं तो आपका पहला अधिकार होता है लोन मोरेटोरियम का। यानी कि आपने यदि कोई लोन लिया है और आप उस लोन को नहीं भर पा रहे हो, आपकी कोई ईएमआई बाउंस नहीं हुई है और आप लगातार ईएमआई का भुगतान कर रहे हैं, तो आप उनके लिए पहले भी वैल्यूएबल क्लाइंट थे और आज भी उनके वैल्यूएबल कस्टमर हैं। ऐसी स्थिति में मोरेटोरियम आपका अधिकार बन जाता है। मोरेटोरियम दिया जाने का मतलब ये होता है कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बैंक आपको एक लिविंग पीरियड देता है और उस लिविंग पीरियड के भीतर आपको किसी भी प्रकार के ईएमआई का भुगतान नहीं करना होता है। अब आपका सोचना ये है कि सर बैंक हमको मोरेटोरियम देगा। यदि आपने कोई लोन लिया है, कुछ निश्चित ईएमआई आपकी चुका दी है, तो आप उस लोन की का मोरेटोरियम प्राप्त करने के अधिकारी है। इसके बाद बात करते हैं हम लोन रीस्ट्रक्चर की। मान लीजिए आपने कोई लोन लिया 5 साल का, आप उस लोन को 2 साल भर चुके हो और 2 साल भरने के बाद जब आपको लग रहा है कि अब मैं ईएमआई इतनी मेरे पास चुकाना संभव नहीं है, तो आप उस लोन को रीस्ट्रक्चर यानी कि नवीन सिरे से आप नया लोन करवा सकते हो। यहाँ पर टॉपअप लेना और लोन की ईएमआई भरना एक विकल्प नहीं है अच्छा, क्योंकि वो आपको केवल कर्ज के रसातल में ले जाएगा। क्योंकि अक्सर आपको ये कहते चलिए एक काम कीजिए, आपके 5 लाख का लोन था, 2 साल आप भर चुके हो, इतना लोन बाकी है, थोड़ा हम टॉपअप करके ज़्यादा लोन देते हैं, पुराना लोन आपका फिनिश कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको फोरक्लोजर चार्जेस भी मारेंगे और इसके साथ जो प्रोसेसिंग फीस है वो भी मारेगी। ऊपर से एक नए इंश्योरेंस का प्रेशर और टॉपअप में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा ही होता है। तो टॉपअप कोई बेहतर विकल्प ना होकर लोन का रीस्ट्रक्चर ही एक बेहतर विकल्प आपके लिए होता है। उसके बाद
एक चीज़ आती है कि इस लोन डिफ़ॉल्ट हो गया, हम लोन भर नहीं पा रहे, हम लोन सेटलमेंट करना चाहते हैं और कई लोग कहते हैं कि सर लोन सेटलमेंट कब होगा। तो इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि यदि आप रेगुलर ईएमआई पे कर रहे हैं, आप डिफ़ॉल्टर नहीं हुए हैं, आप किसी भी रीस्ट्रक्चर के अधिकारी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी आप रीस्ट्रक्चर के अधिकारी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में यदि आपका लोन जो है वो डिफ़ॉल्ट हो चुका है और डिफ़ॉल्ट हुए 3 महीने, 4 महीने और 6 महीने का वक्त गुजर चुका है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप जो है उस लोन सेटलमेंट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि यदि आप डिफ़ॉल्टर हुए हैं या नहीं हुए, दोनों ही स्थिति में आपको कंपनी को एक प्रायर नोटिस भेजना पड़ेगा। प्रायर नोटिस क्या होता है? प्रायर नोटिस ये होता है कि आप कंपनी के वैल्यूएबल क्लाइंट हैं, आप कंपनी की इतनी ईएमआई का भुगतान कर चुके हैं, किन्हीं विशेष और विषम परिस्थितियों के चलते आप लोन राशि का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, आप ऐसा प्रायर नोटिस भेजेंगे, जिस प्रायर नोटिस में आपके खिलाफ जो बैंक एक्शन ले सकता है उनके बारे में डिफेंस की बात होती है। खुद का वकील खुद न बने, उसके लिए किसी वकील से ही आप इस चीज़ को ड्राफ्ट कराएं। अब लोन प्रायर नोटिस ये होता है, अब कई लोगों के दिमाग में ये होता है कि क्या सर हमें लोन का प्रायर नोटिस भेजना चाहिए? तो यहाँ पर मेरा जवाब एक ही होता है कि प्रायर नोटिस नहीं भेजोगे तो आप विलफुल डिफ़ॉल्टर भी कहलाओगे और इंटेंशनली आपने इस चीज़ को किया है। तो कंपनी को अपने इरादों से अवगत कराना कोई गलत नहीं है और यदि आप प्रायर नोटिस भेजते हो तो कंपनी का पहला मकसद ये है कि वो आपको उस नोटिस का जवाब दे। कोई भी लीगल प्रोसीडिंग करनी है कंपनी बाद में करेगी, पहले उस नोटिस का जवाब देना पड़ेगा और वो नोटिस कहीं ना कहीं आपको सेक्शन 25, 138 एनआई एक्ट, सिविल रिकवरी सूट और यहाँ तक कि आर्बिट्रेशन में भी बचाव में आपके लिए मददगार बनेगा यदि आप उस नोटिस को किसी लीगल एक्सपर्ट एडवोकेट के माध्यम से तैयार करवाते हैं। साथियों, इसके बाद जब बात लोन सेटलमेंट की आती है तो लोन सेटलमेंट बैंक और क्लाइंट के बीच में होता है, उसमें किसी की कोई भूमिका नहीं होती है। कोई ये कह दे कि मैं 10% लूँगा, 5% लूँगा, मैं सेटलमेंट करवाऊँगा, तो मेरी सलाह आपको इन चीज़ों से दूर रहने की होती है। साथियों, एक वर्ड आप अक्सर सुनते हो, कॉल बुक। कॉल बुक क्या होता है? यानी कि यदि आप किसी एक्सपर्ट एडवोकेट को पसंद करते हैं, जिनको कि आप ऑनलाइन फॉलो करते हैं, ऑनलाइन देखते हैं, जिनके वीडियोस देखते हैं, जिनके ब्लॉग देखते हैं, यदि कॉल बुक करने का मतलब ये होता है कि आप जिससे भी कॉल बुक करवा रहे हैं आप उनसे कंफर्म कर लीजिए कि भाई जब भी हम फ़ोन करेंगे क्या आप हमारा फ़ोन रिसीव करेंगे। जब भी हमें कोई नोटिस आएगा हम आपको नोटिस भेजेंगे तो आपके पढ़ के उसका रिप्लाई करेंगे। ये क्या आपके फ़ोन करने का टाइम क्या है और एक बार कॉल बुक करने पर आप कितनी बार बात करेंगे? क्या हमारी बात लंबी चलेगी तो क्या आप हमसे लंबी बात कर पाएंगे? किस समय हमें बात करनी चाहिए, किस समय हमें बात नहीं करनी चाहिए? कोई व्यक्ति ये कहता है कॉल बुक करके केवल आप एक बार, 2 बार या 3 बार ही हमसे बात करें, तो मेरी सलाह होगी आप उसे इग्नोर करें। दूसरी बात रही किसी से वर्किंग फीस डिसाइड करना। आप किसी भी ऑनलाइन एडवोकेट से वर्किंग लेते हैं या फिर अपने क्षेत्रीय एडवोकेट से लेते हैं, तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि किसी भी लोन के मैटर में यदि आप डिफ़ॉल्ट होते हो तो टोटली 6 प्रकार के नोटिसेज होते हैं और उन 6 प्रकार के नोटिसेज की जानकारी आपको अपने एडवोकेट से लेनी चाहिए कि कब कब किस किस नोटिस का क्या मतलब होता है, कब कौन सा नोटिस खुद के आर्थिक हालातों का दिया जाता है, कब किस नोटिस का आधार हल तकनीकी आधारों पर दिया जाता है। साथियों, हमारी कोशिश रहती है कि हम लोन डिफ़ॉल्ट से रिलेटेड एक से बढ़कर एक वीडियो यूनिक कंटेंट के आधार पर पोस्ट करें जो आपको कहीं भी देखने नहीं मिले। साथियों, हम एक बात कहते हैं, हमारे कॉल बुक करने की आपको ज़रूरत महसूस नहीं होगी यदि आप हमारे चैनल पर विजिट करके हमारे ढेरों वीडियो पोस्ट है उनको देख सकें, क्योंकि एडवोकेट नरेंद्र जोशी को पिछले 9 साल से जनता ने बेपनाह प्यार और मोहब्बत दिया है और 9 साल से हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज चल रहा है जहां पर आपकी तरफ से कई अच्छे सुझाव भी हमें दिए जाते हैं। साथियों, यदि आप हमसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, अपने मैटर में सजेशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कॉल बुक करनी पड़ेगी। और कॉल बुक का मतलब ये होता है कि आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार, 6 बार, 10 बार, जितने भी बार चाहें अपने कानूनी मुद्दों पर हमसे खुलकर चर्चा कर सकते हैं। तो साथियों, एक बार फिर दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं।